अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा जी, तो चैप्टर 1 को कल की क्लास में हमने जहां तक डिस्कस किया था, फिलहाल हमने वहां पे उसको जो है वो एंड कर दिया है। ठीक है, उसके रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बाद में करेंगे। आज की क्लास में हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। ये जिन स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग से हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये आप लोगों की बेस बनाएगा। क्योंकि आप लोग पहली दफा ये ग्राफ्स वगैरह ये सब करेंगे, इकोनॉमिक्स में किस तरह बनते हैं, ग्राफ को रीड करना, ये सब आपको इस चैप्टर से पता चलेगा। ठीक है ना, तो इस चैप्टर पे हमारा बहुत फोकस होगा। सॉरी, मेरी आवाज बहुत खराब चल रही है आज। अच्छा जी, सबसे पहले ये छोटे से इंट्रोडक्शन है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे और ना ही ये इम्पोर्टेंट है। मार्केट किसे कहते हैं, बस इस स्लाइड में हमें ये पता होना चाहिए। मार्केट वो प्लेस है जहां बायर्स और सप्लायर्स क्या करते हैं, मीट करते हैं और कोई ट्रांजैक्शन होती है। इट कैन बी फिजिकल और इट कैन बी वर्चुअल। ठीक है ना, हमारे पास फिजिकल भी और अब तो वर्चुअल, तो हमारे पास बहुत सारी मार्केट्स आ गई हैं। ठीक है ना, अलीबाबा एक्सप्रेस और अब दराज वगैरह, ये सब वर्चुअल मार्केट्स हैं आपकी। ठीक है ना, तो और मार्केट्स कैन बी लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है ना, इसमें बस हमें बस यही 3 बातें पता होने की जरूरत है और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। असल हमारी बात स्टार्ट होती है किससे, डिमांड से, कि व्हाट इज डिमांड। देखो, ये कह रहे हैं कि डिमांड जो है किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो इंडिविजुअल्स विलिंग भी हैं और एबल भी हैं उस चीज को परचेज करने की। तो डिमांड के लिए ना 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात, डिजायर, उस चीज की ख्वाहिश तो ना आपको कि ये चीज मैंने परचेज करनी है, आपकी ख्वाहिश हो, डिजायर हो कि मैंने ये परचेज करना है। दूसरी चीज है विलिंगनेस। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये ऐसा लगता है कि डिजायर और विलिंगनेस एक ही तो बात है। मेरी ख्वाहिश है यानी मैं विलिंग हूँ उस चीज को परचेज करने का, इसमें डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में बैठे हैं और आप बोल रहे हैं कि यार आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, डिजायर तो है आपकी। ठीक है, जेब में पैसे भी पड़े हुए हैं, बाहर जाने का मूड नहीं है, तो विलिंगनेस नहीं है अभी कि फौरन से आप बाहर जाओ और आप वो चीज लें। ठीक है ना, या आप ये चीज चाहते हैं, पैसे भी हैं, लेकिन अभी फौरन परचेज नहीं करना चाहते। तो अगर बताने का मकसद क्या, 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये 3 चीजें नहीं हुई तो डिमांड नहीं बन पाएगी आपकी। पहली चीज डिजायर, दूसरी चीज विलिंगनेस, आप शॉप पे जाके खड़े हो गए हैं, अब आपने बोलना है कि हाँ ये चीज चाहिए। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, परचेजिंग पावर, जेब में पैसा होना चाहिए। ठीक है, घर बैठ के आप बोल रहे हैं कि यार काश मैं जो है ना वो फरारी ले लूं, पैसा नहीं है जेब में, तो ये डिमांड थोड़ी है आपकी, ये तो खाली क्या है, वांट है, डिजायर है आपकी खाली ना। तो डिमांड के लिए डिजायर का होना, ख्वाहिश का होना, दूसरा विलिंगनेस का होना, तीसरा परचेजिंग पावर का होना, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक चीज भी हटा देंगे, डिमांड नहीं बन पाएगी। तो डिमांड बन कब रही है, जब आप मार्केट में चले गए और आपने वो चीज की डिमांड कर ली कि मुझे ये चीज, ये 1 किलो दे दो, वो 1 किलो की डिमांड बन गई आपकी। तो हमें डिमांड की क्या डेफिनेशन समझ में आई कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस। किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे उस कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी है जो कंज्यूमर्स परचेज करना चाहते हैं, वो उस कमोडिटी की डिमांड कहलाएगी। क्या ना, ये तीनों चीजें समझ में आई, डिजायर, विश टू बाय द कमोडिटी, रेडीनेस टू बाय द कमोडिटी, इस वक्त आप रेडी हैं उस चीज को परचेज करने के लिए, परचेजिंग पावर यानी मॉनेटरी एबिलिटी टू बाय द कमोडिटी। विकी कुमार, बिल्कुल ठीक है, सही है। नहीं, विलिंग का मतलब जनरली ऐसी ही होता है। विलिंग मतलब विलिंगनेस का मतलब ये कि अभी आप फौरन से उस चीज को बाय करने के लिए तैयार हैं। एक अक्सर ये होता है ना कि आप खरीदना चाहते हैं, एक चीज की ख्वाहिश है, पैसा भी है, लेकिन अभी नहीं, अभी फौरन नहीं खरीदना चाहते।
तो यानी अभी आप फौरन तो विलिंग नहीं हो उस चीज को लेने के। तो जब तक आप जाओगे नहीं, उस चीज की डिमांड नहीं करोगे, तब तक वो डिमांड नहीं बनेगी, ठीक है ना। ख्वाहिश और परचेजिंग पावर खाली होना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब देखो होता ये है कि हम मार्केट में देखते हैं और हमें बहुत ज्यादा ये दिखता है कि कभी कभार किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी उस चीज की डिमांड बहुत कम हो जाती है। तो डिमांड फ्लक्चुएट करती है। डिमांड फ्लक्चुएट करने के बहुत सारे रीजंस हैं। अगर मैं यहाँ पे पूछने लगूं तो आप सब सही रीजंस बताएंगे, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हैं। हमने कुछ फैक्टर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे ना, उन्हें एक जगह कलेक्ट कर लिया और उसे हमने क्या कहा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिमांड डिपेंड करती है, जो डिमांड को डिटरमिन करते हैं, ठीक है ना। वो फैक्टर्स जो डिमांड को डिटरमिन करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब राय आसान वर्ड्स में कह सकते हो, डिमांड को इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। सबसे ज्यादा कौन सी चीज डिमांड को इफेक्ट करती है, उस चीज की प्राइस। तो ये तो एक जनरल बिहेवियर है जो हमें देखने को मिलता है कि जब जो चीज जितनी ज्यादा महंगी होती जाती है, उसकी प्राइस जितनी ज्यादा होती जाती है, हम उसकी डिमांड क्या करते रहते हैं, कम करते रहते हैं। जाहिर है क्योंकि हमारी वो परचेजिंग पावर नहीं है। हमारी परचेजिंग पावर भी कम होती जाएगी ना जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती जाएगी। तो प्राइस और डिमांड का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है ना। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा, प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, हम ये नहीं बोल सकते कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगी या डिमांड। हम अभी हमने बात करी थी ना कि साइंस और इकोनॉमिक्स में एक चीज है कि दोनों में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ते हैं। कॉज और इफेक्ट रिलेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देना। पहले क्या चीज चेंज हो रही है, प्राइस। इम्पैक्ट किस पे आया है, डिमांड पे। कॉज है प्राइस, डिमांड है इफेक्ट। इसको ऐसे ही रहने देना। अभी हम इसको अपोजिट नहीं सोच रहे। पॉसिबल है कि अपोजिट बिल्कुल रियल वर्ल्ड में हो, लेकिन अभी हम इसको इसी तरह सोच रहे हैं क्योंकि हम प्राइस का इम्पैक्ट डिमांड पे देख रहे हैं, हम डिमांड का इम्पैक्ट प्राइस पे नहीं देख रहे हैं। हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस नहीं पढ़ रहे, हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को चेंज करते हैं। यानी अभी डिमांड हमारे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहा है कुछ फैक्टर्स पे, ठीक है ना। दूसरा फैक्टर जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है, हमारी इनकम। हमारी इनकम जितनी ज्यादा होगी, हमारी परचेजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी और हम उतनी ज्यादा डिमांड करेंगे। जितनी कम इनकम उतनी कम परचेजिंग पावर और डिमांड भी उसी के मुताबिक कम है। डायरेक्ट रिलेशन, बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई जो इनकम और डिमांड का जो रिलेशन है वो डिपेंड करता है एक और चीज पर कि हम कौन सी कमोडिटी की बात कर रहे हैं। अभी अभी हम पढ़ के आए थे ना, टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। कल की क्लास में पढ़ा था। दो तरह के गुड्स मेन पढ़े थे हमने, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, इनकम के बढ़ने से उनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, डिमांड ज्यादा कर देते हैं हम उन चीजों की। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हम उनकी डिमांड क्या करते रहते हैं, कम करते रहते हैं, क्योंकि इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। इन्होंने बोला कि जनरली तो इनकम का डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन ही है कि इनकम बढ़ेगी, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर इंफीरियर गुड्स की बात हो रही होगी तो ये पॉजिटिव रिलेशन नहीं रहेगा, ये इनवर्स हो जाएगा। तो हमने ये भी कंसिडर करना है कि गुड कौन सा है, नॉर्मल है या इंफीरियर है। बात क्लियर है सबको, ठीक है। कंफ्यूजन हो ना रोक देना मुझे। अच्छा जी, इंफीरियर का ना इनकम के साथ इनवर्स रिलेशन है। इनकम बढ़ी, हमने इंफीरियर गुड्स जो थे ना, सेकंड हैंड गुड्स, इन सब की डिमांड क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे क्योंकि हम ज्यादा बेहतर क्वालिटी जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। इनकम कम हुई, परचेजिंग पावर कम हो गई, अब हम ऐसी चीजों को ज्यादा प्रेफर करेंगे जो सस्ती होंगी, ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन आया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इफेक्ट करती है डिमांड को। सबसे पहले तो जाहिर है ये समझना कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड किसे कहते हैं। पहले तो ये समझो कि इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं रिलेटेड गुड्स के हवाले से।
भारती भारतीय कंज्यूमर इनकम में हमने ये बात करी कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, इनकम को ना हम इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जब उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाती है तो वो चीजों की डिमांड क्या करता है, ज्यादा करता है। तो जनरली तो हमारे पास यही बिहेवियर निकल के आता है, मोर इनकम मोर डिमांड वाला। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ चीजें क्या होती हैं, इंफीरियर क्वालिटी वाली, हमने कल पढ़ा था। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, जिनकी क्वालिटी जो है वो इंफीरियर होती है सेकंड हैंड गुड्स की, जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। तो जब हमारी इनकम बढ़ेगी हम सेकंड हैंड गुड्स की डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि अब हम बेहतर क्वालिटी की जो है वो चीजें ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनकी डिमांड इनकम के बढ़ने से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब आपकी इनकम कम होती है तो आप ऐसी चीजों की डिमांड, इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा करते हैं, क्योंकि आपकी परचेसिंग पावर कम है। ठीक है ना। तो इनकम का डिमांड के साथ जो रिलेशन है वो डिपेंड करता है कि हम इंफीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं या जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। सही है ना। अब देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटेड गुड्स का। ठीक है। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, कोई भी दो गुड्स अगर एक की प्राइस चेंज हो और उसका इम्पैक्ट दूसरी कमोडिटी पे भी आ रहा हो तो हम बोलेंगे ये दोनों आपस में रिलेटेड है किसी ना किसी तरह। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी डेयरी गुड्स, एग्जाम्पल दो कोई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर टमाटर की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो आप दही डालना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा ही होता है ना, ये आपस में सब्स्टिट्यूट है ना, ऑल्टरनेटिव है। तो अगर टमाटर की प्राइस बढ़ेगी तो जो है वो दही का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है, तो दही की डिमांड बढ़ जाती है। बढ़ी टमाटर की प्राइस, इफेक्ट दही पे भी उस पे भी आ रहा है। ये रिलेटेड गुड्स हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं भी सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल देने वाली थी। जैसे अगर अभी पेप्सी की प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज का केस कर लेते हैं, पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हो जाए, कोक की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगी ना। क्यों, क्योंकि पेप्सी की प्राइस कम हो गई है ना, तो अब कंज्यूमर पेप्सी को प्रेफर करेगा ना, तो कोक की डिमांड कम कर देगा वो। ठीक है ना। तो एक की प्राइस के चेंज होने से दूसरे की डिमांड में इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब है ये रिलेटेड गुड्स है। एक और एग्जांपल देती हूँ। हाँ ये सारे सब्स्टिट्यूट है, ये सारे सब्स्टिट्यूट है। मैं कोशिश करती हूँ किसी कॉम्प्लीमेंट के एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल, टी और शुगर कॉम्प्लीमेंट में एग्जांपल में आते हैं। ठीक है ना। अगर शुगर की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, शुगर से रिलेटेड जो भी चीजें बनती है ना आप उनकी कंजम्पशन कम कर देंगे। सही होता है ना। शुगर की प्राइस इंक्रीज होंगी तो वो टी हो, वो कोई भी किसी भी तरह का कोई भी आपकी चीज हो जिसमें शुगर डलती हो, आप कोशिश करेंगे कि वो चीज कम बनाए। ठीक है ना। बिल्कुल। तो अभी हम रिलेशन तो नहीं देख रहे, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि अगर एक ही प्राइस के चेंज होने से दूसरे की डिमांड में किसी भी तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इसका मतलब है ये गुड्स आपस में क्या है, रिलेटेड गुड्स है। लेकिन अगर मैं एक सवाल पूछूं कि ये मेरी बैग जो है ना, ये बैग्स बैग्स की प्राइसेस जो है वो हैंड बैग्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, क्या इसका इम्पैक्ट लैपटॉप की डिमांड पे पड़ेगा, कोई कोई रिलेशन ही नहीं है ना आपस में। तो ऐसे गुड्स क्या कहलाते हैं, अनरिलेटेड गुड्स। इनके कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में। एक ही प्राइस के चेंज होने से दूसरी की डिमांड में अगर कोई इम्पैक्ट ना पड़े तो ये तो अनरिलेटेड गुड्स है। ठीक है ना। तो रिलेटेड गुड्स तो समझ में आ गए। रिलेटेड गुड्स में हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक जिसे हम कहते हैं, हमने एग्जांपल में भी अभी वही लिया ना, एक हमने एग्जांपल ली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की और दूसरी एग्जांपल ली हमने ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जिनकी जॉइंट कंजम्पशन होती है, एक दूसरे के साथ यूज हो रहे होता है। ठीक है ना।
फॉर एग्जाम्पल इसकी तो बहुत सारी एग्जाम्पल है, आप मोबाइल और मोबाइल चार्जर की एग्जाम्पल ले लें, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। आप ब्रेड और बटर की एग्जाम्पल भी ली जाती है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। बैट एंड बॉल कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। टी और शुगर की एग्जांपल हमने ली, कॉम्प्लीमेंट्री है। टी और मिल्क की एग्जांपल भी ले लेते हो, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कोई भी दो चीजें जो एक दूसरे के साथ यूज होती हैं, जिनकी जॉइंट कंजम्पशन होती है, वो कहते हैं आप कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हम प्रॉपर, मैं बात करती हूँ इस हवाले से भी। देखो जनरली क्या, आप चाय में क्या डाल के पीते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ ना। यहाँ पे सब चाय में चीनी डालकर ही पीते, या कोई गुड़ भी डालता है, गुड़ डालते हो, ठीक है। बिल्कुल, अगर मैं गुड़ का भी बात करूंगी तो उसका भी कॉम्प्लीमेंट चाय ही आएगा। देखो मेन मकसद समझाने का क्या है कि जनरली ये दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट में ही होती हैं, साथ ही यूज होती है ना। अब वो 2 लोग यूज नहीं कर रहे हैं, 5 लोग यूज कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर एक साथ ज्यादातर एक साथ ही यूज हो रही होती है। इस तरह तो ये भी बोले कि ब्रेड के ऊपर हर कोई बटर नहीं लगाता, हर किसी को पसंद नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन जैम लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हमने एक जनरल एग्जांपल जो यूज की जाती है ना, जो नॉर्मली एक साथ चीजें अक्सर लोग यूज करते हैं, वो ये सारी एग्जाम्पल है। आप और भी बहुत सारी एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं इसमें। कार और पेट्रोल है ना, जैसे कार बगैर पेट्रोल के नहीं चल सकती, यानी अगर आप कार की डिमांड करेंगे तो साथ साथ पेट्रोल की डिमांड भी करनी पड़ेगी, वो भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल नहीं देखी हमने। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपके वो गुड्स हैं जो कि एक साथ यूज होते हैं, जिनकी एक साथ कंजम्पशन होती है। अब मुझे ये बताओ, हाँ सब्स्टिट्यूट तो अभी बताया नहीं है मैंने, अभी मैं सब्स्टिट्यूट पे आऊंगी। अगर एक की प्राइस में इसको P1 लिख देती हूँ, या फिर मैं एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ यहाँ पे। अगर शुगर की प्राइस इंक्रीज होगी, अगर शुगर की प्राइस इंक्रीज होगी तो टी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने क्या इम्पैक्ट देखा कि अगर आपका कोई कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, तो आप इस प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ऑल्दो कि इस प्रोडक्ट की चाहे प्राइस पे कोई चेंज ही ना आया हो, उसकी प्राइस बिल्कुल सेम हो जितनी पहले थी, लेकिन क्योंकि जो चीज आप उसके साथ यूज करते हैं वो एक्सपेंसिव हो गई है, तो आप उसको कम परचेज कर पाएंगे, जाहिर है ना। बिल्कुल चाहिए, लेकिन वो उसका यूज तो कम कर सकता है ना, ठीक है ना, यूज तो कम कर सकता है। आप जो अननेसेसरी आना जाना है ना, वो कम कर देते हैं अक्सर लोग, ठीक है ना। तो देखो हम, कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हाँ हम ये नेक्स्ट चैप्टर में इस बात को भी पढ़ेंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी डिमांड पे कम इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो इसेंशियल चीजें होती हैं, ठीक है ना। ये जो रेट है ना, अभी हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इसके बढ़ने से ये कम होता है, कितना कम होगा अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। वो जो क्वालिटेटिव अभी हम बातें कर रहे हैं, हम क्वांटिटेटिव बातें नहीं कर रहे, क्वांटिटेटिव बात चैप्टर 3 में होंगी, सही है ना, उसमें हम इस डिटेल में जाएंगे जो आपने अभी बात करी, सही है ना। तो अभी हमें एक जनरल रिलेशन तो समझ में आ गया ना। अगर दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट हैं और एक की प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, चाहे उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आए, लेकिन उसकी डिमांड कम हो गई, क्योंकि उसके साथ यूज होने वाली चीज महंगी हो गई है। और अगर उसके साथ यूज होने वाली चीज सस्ती हो जाएगी, आप उसको ज्यादा परचेज करना चाहेंगे। जब आप उसको ज्यादा परचेज करेंगे, खाली उसको ज्यादा परचेज करने से काम नहीं बनेगा, आपको उसका कॉम्प्लीमेंट भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। शुगर अगर बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएगी, आप टमाटर में आप देखते हो टमाटर सस्ता हो जाता है, टमाटर की आप जो है वो चीजें ज्यादा बनाने लग जाते हो ना जो उससे रिलेटेड होती है। इसी तरह शुगर अगर बहुत सस्ती हो जाए ना, उससे रिलेटेड जो चीजें बनती हैं आप उसकी डिमांड कर इंक्रीज कर दोगे, यार ये चीज सस्ती हो गई, अब जरा थोड़ा इन चीजों को हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादा कंज्यूम करेंगे। अब हम आ जाते हैं सब्स्टिट्यूट पे। अब रार किस बात पे आपने बोला है क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज होता है, सही है। जैसे हमने अभी एग्जांपल ली पेप्सी और कोक की,
और हमने पेट्रोल और सीएनजी की इन्होंने बोला, बिल्कुल ये भी आपके एग्जाम्पल में है। इसके अलावा टी और कॉफी को भी हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के, चीनी और शुगर, बिल्कुल ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर, ये भी सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल में आएंगे। और मैकडोनल्ड और केएफसी, ये भी सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल में आएंगे। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होती है। उबर एंड करीम, अब वो पता नहीं करीम चल भी रही है नहीं चल रही है, चल रही है, तो ये भी आपके सारे के सारे क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। किनकी प्राइस कांस्टेंट हो, सवाल समझ में नहीं आया मुझे आपका। तो अब जरा मुझे बताओ कि अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड, फॉर एग्जांपल टी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो लोग कॉफी की डिमांड क्या कर देंगे, ऐसे ही करेंगे। अब बोलेंगे टी तो महंगी हो गई है, तो अब टी को कम कंज्यूम करके कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट लिख सकते हैं। आप सीएनजी पेट्रोल लिख दें या आप वो लिख दें, आपके पास क्या आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। ठीक है, ये सबको क्लियर हो रहा है। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बिल्कुल हम अलग से पढ़ रहे हैं, ये तो हमें दिखता है ना, हमें डेली लाइफ में दिखता है कि ऐसा ही होता है। ठीक है, वही रिलेशन है। देखो, मुझे आपकी बात तो अभी तक समझ में नहीं आई। पता नहीं, एक तो नाम आपका प्रोनाउंस मैं गलत ना करूं। देखो, हम ये बात कर रहे हैं कि डिमांड पे ना कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पॉसिबिलिटीज पढ़ रहे हैं कि अगर प्राइस चेंज होगी उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस चेंज हो जाती है तो भी इसकी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस चेंज हो जाती है तब भी इसकी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। तो कांस्टेंट, आप किस चीज को कांस्टेंट कर रही हैं, आप ये मुझे नहीं पता। किसकी प्राइस को कांस्टेंट कर रही है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस को कांस्टेंट करके पूछ रही हैं, बताइए आप। ये तीन फैक्टर सबको समझ में आ गए, आगे बढ़े, पक्की बात है। बस आगे तो बहुत आसान है। अब आपने बात करी टेस्ट की, जब आपका किसी कमोडिटी के फेवर में टेस्ट डेवलप हो जाता है तो आप उसकी क्या कर देते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। कोई चीज नापसंद होगी तो आप उस चीज की डिमांड नहीं करेंगे, ये तो जाहिर है। डिमांड कांस्टेंट हो दोनों के केस में तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, डिमांड पे लाजमी इम्पैक्ट पड़ता है। तभी तो हमने उसको फैक्टर्स में डाला है। फिर क्या है, वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस डिमांड पे बहुत इफेक्ट डालती हैं। जैसे बारिश के मौसम में आपको एक पर्टिकुलर चीजें, चाय, पकौड़े, समोसे, रोल, ये सब खाने का दिल करने लग जाता है, अचानक से आपकी प्रेफरेंसेस उसके उसमें हो जाती है। या सर्दियों में आपके सूप, चिकन कॉर्न सूप वगैरह आप देखते हैं जगह जगह पे आपको दिख रहे होंगे, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, गर्मियों में जूसेस वगैरह इन सब की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो वेदर कंडीशंस भी जो है वो चीजों की डिमांड पे इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। फिर आया है आपके पास एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक अगर स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट हो, ठीक है, तो वो आपको बहुत ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। एक चीज शायद हमें वैसे समझ में नहीं आता, जब हम टीवी देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, उसमें बार बार एक चीज का इश्तेहार आ रहा है ना, तो हम सोचते हैं यार, उस वक्त हम तंग हो रहे होते हैं। लेकिन आप वो उसका जो नाम है ना वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, और अगर इश्तेहार अच्छा हो तो फिर तो और अच्छे तरीके से बैठ जाता है। तो जब आप फिर दुकान पे जाते हैं ना और वो चीज आपको सामने रखी हुई दिखे, तो आप एक दफा सोचते जरूर है कि इसको ट्राई जरूर करते हैं। इतना इश्तेहार है, देखते तो है जरा कैसी है। ठीक है, इतना ज्यादा इसका नाम आ रहा हो कि दिमाग में नाम बैठ गया। ठीक है, तो एडवर्टिजमेंट का आपकी प्रेफरेंसेस पे और चॉइस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे थोड़ी वो मिलियंस और बिलियंस खर्च कर रहे होते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, उन्हें पता होता है कि इसका कितना साइकी से कनेक्ट करते हैं ये। फिर आता है आपका, तभी रमजान में, वो रमजान के मुताबिक आप अगर पेप्सी, कोक, कोक के खासतौर पे इश्तेहार देखेंगे, रमजान में उसके मुताबिक बनाएंगे। आप मुस्लिम कंट्रीज में देखेंगे वो उसके मुताबिक इश्तेहार बना रहे होंगे, वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज में उनके मुताबिक इश्तेहार बना रहे होंगे। उन्हें पता है लोगों के से कैसे खेलना है। ठीक है ना, दिमाग से खेलने की बात है सारी। फिर क्या आता है, पॉपुलेशन। ये तो मेरे ख्याल में सबसे आसान फैक्टर है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, डिमांड
उतनी ज्यादा होगी। अगर मैं कराची और हैदराबाद की एग्जांपल लूं, कराची में कार्स की डिमांड ज्यादा होगी या हैदराबाद में? कराची में, कराची की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है ना, तो पॉपुलेशन ज्यादा होना डिमांड को ज्यादा कर रहा होता है। ये सिर्फ ये फैक्टर्स नहीं है जो डिमांड को इफेक्ट करता है, इसके अलावा भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को पढ़ लिया, ठीक है ना, जो हमारे कोर्स का भी पार्ट है। तो जितने फैक्टर्स हमने पढ़े इसमें अगर किसी को जरा सी भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। सब क्लियर है? सारे फैक्टर्स क्लियर है? अब देखो कि हमने सबसे पहले एक फैक्टर पढ़ा था, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम कहते हैं ये प्राइमरी फैक्टर है या की डिटर्मिनेंट है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को इम्पैक्ट करता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? उस चीज की प्राइस। ये सबसे ज्यादा डिमांड को इम्पैक्ट कर रहा होता है क्योंकि ये परचेजिंग पावर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। की डिटर्मिनेंट मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिमांड को इम्पैक्ट करता है। अबरार, वो तो मैंने डिमांड की डेफिनेशन में बताई थी। आपकी डिजायर होना, ठीक है, आपकी ख्वाहिश है उस चीज को परचेज करने की, विलिंगनेस होना, अभी आप फॉरन विलिंग हो उस चीज को, बिल्कुल रेडी हो कि हाँ चीज को बाय करना है, और तीसरा आपके पास पैसा है, परचेजिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है। मैंने एक लॉ बनाना है इसका, क्या, किसका रिलेशन का? बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। मैंने एक लॉ बनाना है कि जब भी प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड क्या हो जाती है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड लिखने में कोई मसला तो नहीं हो रहा ना, कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी की आप डिमांड करें। मैंने इसको लॉ बनाना है। लॉ का क्या मतलब होता है? लॉ वो कहलाता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ठीक है ना, जिसकी जिसकी फेल होने के कोई चांस ना हो, जो एक्सेप्ट हर हाल में एक्सेप्ट होता हो। लेकिन मसला ये है कि इसको लॉ बनाने के लिए मुझे कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। रीजन ये है, एक एग्जांपल से फिलहाल ये बात समझा देती हूँ। आप खुद इस बात को नोट करोगे कि जैसे जैसे जो है वो आपकी मॉनेटरी एबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, किसी ने, आप जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब लग गई, ट्यूशन पढ़ा रहे हो या किसी भी तरह से आप पार्ट टाइम को जॉब कर रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, पहले नहीं था। तो जब इनकम बढ़ रही है तो आपकी डिमांड भी बढ़ रही है। ऑल्दो कि अगर आप कंपेयर करो तो पहले के मुकाबले में प्राइसेस बढ़ती जा रही है ना चीजों की, कम तो किसी चीज की प्राइस नहीं हो रही, लेकिन आप डिमांड भी ज्यादा कर रहे हो। तो अब किसी के जहन में ये बात आ सकती है ना कि प्राइस के बढ़ने से तो हम डिमांड ज्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन वहां पे एक और फैक्टर भी तो काम कर रहा है। कौन सा? इनकम। तो अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो इट मे पॉसिबल कि हम हाई प्राइस पे भी उस चीज को परचेज करने के काबिल हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तभी मैं इसको बेसिक चैप्टर बोलती हूँ कि हमने कुछ चीजें इकोनॉमिक्स की इस चैप्टर में समझ लेनी है। कि इकोनॉमिक्स में एक तो एक एटीट्यूड है जो हमेशा आपने रखना है, वो ये कि जब भी हम किसी दो फैक्टर्स का, दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देख रहे होते हैं ना, तो बाकी सारे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हम उनको भी सबको एक साथ चेंज कर लेना तो हम नेट इम्पैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें जब हम आइसोलेशन में जब हम देखते हैं ना कि प्राइस का डिमांड पे क्या इम्पैक्ट है, तो हमें एक सही इम्पैक्ट पता चलता है कि प्राइस डिमांड को ऐसे इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में सारे वेरिएबल्स चेंज होते हैं, लेकिन पहले हम उसको अलग अलग तो रिलेशन समझ लेना। तो जब भी दो वेरिएबल्स चेंज होते हैं बाकी सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं, उन्हें नहीं चेंज करना। अगर आपने उन्हें चेंज करने लग गए आप वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, आप वो रिलेशन ही समझ नहीं पाएंगे कि यार ये रिलेशन कैसे निकल के आ पा रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैंने इस इनवर्स रिलेशन को जो प्राइस और डिमांड का है इसे लॉ बनाना है ना, तो मुझे एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी। वो अजम्पशन क्या है? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अगर मैंने ये अजम्पशन ले ली तो ये रिलेशन हर हाल में होल्ड करेगा। बात समझ में आ रही है ना सबको? अगर मैंने इनकम, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस, पॉपुलेशन, हर चीज को मैंने बोल दिया ये चेंज नहीं हो रही, ये कांस्टेंट है, तो प्राइस और डिमांड का हमेशा रिलेशन क्या निकल के आएगा? इनवर्स। और ये बन गया लॉ।
तो लॉ बनाने के लिए, इस वजह से मैं थोड़ा पीछे चली गई ताकि ये बात समझा सकूं। लॉ बनाने के लिए लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का सबसे पहला लॉ है, ठीक है, जो पढ़ाया जाता है, लॉ ऑफ डिमांड। ये कहता है कि भाई प्राइस ऑफ द गुड और उसकी डिमांड का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स, जो अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन लॉ जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक उसके आगे आप एक वर्ड ऐड नहीं करते। यहाँ पे एक थोड़ा मुश्किल वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेटरेस पेरिबस। सेटरेस पेरिबस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब वही है जो अभी मैंने पीछे लिख कर आई हूँ, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अगर हम सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कह दें तो ये जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड है ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड होगी, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सेटरेस पेरिबस का, हाँ, सेटरेस पेरिबस का ये मतलब है, ठीक है। और इनकम को बाइसेक्टर। अच्छा, ये जो बीच में बॉक्स है ये समझ में आ रहा है ना। पहले तो बीच में लिखा हुआ है प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, वही लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक सेकेंड, प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिमांड क्या है, ये बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, जो चीज किसी पे इफेक्ट करती है, ठीक है। डिमांड किसी प्राइस के चेंज होने से चेंज हो रही है, यानी डिमांड डिपेंड कर रही है प्राइस पर, डिमांड डिपेंड कर रही है प्राइस पर, तो डिमांड क्या हुई, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो इफेक्ट ला रहा है उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, सवाल पूछे थे आप। हाँ, ये लॉ ऑफ डिमांड, ये आप इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक लॉ जो पहले पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, इस वजह से क्योंकि आपके एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती है ना। स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ा हुआ होगा आपने तो फिल इन द ब्लैंक्स भी करना मुश्किल हो जाएगा, और बुक रीड करोगे तो कॉन्सेप्ट थोड़े से और क्लियर होंगे। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं समझ में आए, फिर आप मुझसे पूछो, वो बात और मजीद क्लियर हो जाए। बुक जरूर रीड करो इसके लिए। ये आप लिख रहे हो आप लोग, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी आप लोगों से, सही है। ये स्लाइड्स बनाने का मकसद ही यही है कि क्लास में लिखना न पड़े आप लोगों को, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम बहुत कम है ना। अगर इस तरह लिखवाने लग गए तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, जहां लिखने की जरूरत होगी वहां जरूर लिखवाऊंगी। अब देखो, इकोनॉमिक्स में ना जब हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी लॉ देते हैं, तो उसको दो तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला कि हम उसकी स्टेटमेंट देते हैं, जो हमने अभी अभी पढ़ी, कि इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कम इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो है टेबुलर फॉर्म, जो हम उसका टेबल बनाते हैं, फिगर्स में उसको लेकर आते हैं। और तीसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ्स को ना इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ग्राफ से आपको बहुत सारी डिटेल जो शायद 3-4 घंटों में भी आप ना बता सकें, वो आपको मिनट्स में पता चल जाती है, ठीक है ना। जैसे हम स्पोर्ट्स वगैरह, आप क्रिकेट वगैरह देखें, ग्राफ बना हुआ आता है ना, आपको पिछले सारे ओवर्स की परफॉर्मेंस आपको एक झलक में पता चल जाती है कि पिछले ओवर्स में क्या हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल ग्राफ की इसी वजह से बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में आपको पूरा एक डिटेल बता देती है। नहीं, मुझे 50 सालों का डाटा अगर मैं ग्राफ में रिकॉर्ड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि पिछले 50 सालों में पाकिस्तान ने तरक्की करी है या डाउनफॉल आया है, या कब तरक्की करी है कब डाउनफॉल आया है, ठीक है। पूरा ग्राफ मुझे पिछले 50 सालों की परफॉर्मेंस बता देगा, ठीक है। तो इस वजह से ग्राफ को ना इकोनॉमिक्स में हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो पहला तरीका क्या था, स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, टेबुलर फॉर्म। अब ये जो हम टेबल्स बनाते हैं, ये कोई रियल वर्ल्ड डाटा नहीं उठाते हम, उसी स्टेटमेंट के मुताबिक हम हाइपोथेटिकल फिगर्स ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को ये कैसे करते हैं। अगर मैंने टेबल बनाना है तो इसमें जाहिर है 2 कॉलम्स होंगे, क्यों, क्योंकि 2 वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन पढ़ रहे हैं हम। कौन कौन सा, प्राइस और दूसरा क्वांटिटी डिमांड। अब रिलेशन क्या पढ़े, इनवर्स। तो अब मैं आसान वैल्यू अगर लूं कि मैं बोलूं कि भाई प्राइस इंक्रीज हो रही है, अलग ग्रुप बना है क्या फास्ट ट्रैक का पीआर से? नहीं, फास्ट ट्रैक का एक ही ग्रुप है अभी तक जो मेरे ख्याल में फिलहाल ऑफिशियल बना हुआ है। अगर मैं प्राइस 1 2 3 4 5 लिख रही हूँ तो क्या पता चल रहा है कि प्राइसेस क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो प्राइस इंक्रीज हो रही है। दूसरी तरफ मुझे डिमांड को क्या दिखाना चाहिए,
डिक्रीज दिखाना चाहिए। अब मैं कोई भी फिगर्स ले सकती हूँ ना, मैं 5 से लेकर 1 तक ले लूं, या फिर मैं ले लूं 50। हाइपोथेटिकल फिगर है, लेकिन स्टेटमेंट वाली बात को यहाँ पूरी वैलिड हो रही है ना। अगर मैं यहाँ पे 10 से लेकर 50 ले दूं तो आप बोलेंगे ये गलत है, ये लॉ ऑफ डिमांड रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है ना। समझ में आ गया, हाइपोथेटिकल टेबल है बिल्कुल। अब हमने टेबल बना दिया, ये टेबुलर फॉर्म है लॉ ऑफ डिमांड की। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? फर्स्ट क्लास है आप लोगों की आज, कॉमर्स बैकग्राउंड है, प्री इंजीनियरिंग है, अच्छा। तो कोई मसला नहीं है, 2 क्लासेस हुई हैं खाली हमारी, वो देख लेना। ये चैप्टर 2 की पहली क्लास में आप आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरा काम हमने क्या करना था, ग्राफ बनाना था। ग्राफ जाहिर है इसी शेड्यूल की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे, सही है। अब होता ये है कि अगर थोड़ी सी मैथ्स में एक चीज याद हो आपको, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये सब हम पढ़ते हैं ना, और हम ये भी देखते हैं कि डिपेंडेंट कहाँ प्लॉट होता है और इंडिपेंडेंट कहाँ प्लॉट होता है, किसी को याद है? अच्छा, पहले तो मैं लिख दूं कि प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट और डिमांड डिपेंडेंट है। हाँ, याद है किसी को कि प्राइस, स्क्रीन रुक गई है? अच्छा, अच्छा, हाँ, बस मुझे ये पूछना था, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैथ्स में हमेशा कहाँ प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे। मैथ्स में हमेशा ऐसा ही होता है। और हम सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट। अब बात ये इकोनॉमिक्स में कि प्रैक्टिस चेंज हो जाती है। अच्छा, हर केस में अपोजिट नहीं होती। इकोनॉमिस्ट कहते हैं हम प्राइस और कॉस्ट डेटा, ये हम हमेशा कहाँ प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे। ये इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस है, इकोनॉमिस्ट की ये कॉमन प्रैक्टिस है कि ये ऑल्दो के प्राइस और कॉस्ट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनको एक्स एक्सिस प्लॉट होना चाहिए मैथ्स के अकॉर्डिंग, लेकिन इकोनॉमिस्ट हमेशा इन्हें वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होती है ना, इकोनॉमिक्स की ये प्रैक्टिस है। तो हमने हमेशा प्राइस को कहाँ प्लॉट करना है, हमेशा वाई एक्सिस। ठीक है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ग्राफ तो हम इजीली तब भी बना सकते हैं, सही है। ये मैं नीचे बना देती हूँ ग्राफ को, ताकि थोड़ी जगह हमें स्पेस ज्यादा मिल जाए। अभी कॉस्ट आगे आएगी ना, कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट आएगा, तो वो तब देख लेंगे हम। ये प्राइस हो गई, पहला ग्राफ है, तो पहले मेरे ग्राफ को देख लेना, उसके बाद प्रॉपर ग्राफ बनाना, सबका आकर चेक करूंगी मैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन ग्राफ चाहिए मुझे। किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, अभी बनाएंगे। ग्राफ को इतना मुश्किल काम थोड़ी है, जिस पेन तो है, कोई एक चीज तो है, कोई बात नहीं, फिर जितना जैसा स्ट्रेट बन रहा है वैसा बनने को, उससे कोई फर्क नहीं है। अब देखो कि बनाना कैसा, ये जहां वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मीट कर रहे हैं, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। प्राइस क्या है, 1 से 5, ठीक है। तो हमने क्या लिया, 1, डिमांड क्या है, डिस्टेंस क्या रखना है हमें, सेम रखना है। 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वही 2 से 3 के दरमियान डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 का डिफरेंस है तो डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, सही है। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स में ग्राफ प्लॉट करने का क्या तरीका है, हम डॉटेड लाइन के थ्रू थोड़ी प्रेजेंटेशन करते हैं। आप डायरेक्ट भी ऐसे बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा उसको प्रॉपर बनाऊंगी कि जब प्राइस आपकी 1 थी तो डिमांड कितनी थी, जब प्राइस आपकी 2 थी तो डिमांड थी 40, 3 पे 30, सही है।
ये आप डायरेक्ट भी पॉइंट बना सकते थे, इसमें कोई मसला नहीं है। इकोनॉमिक्स में आप डॉटेड लाइंस को एक प्रेजेंटेशन का मेथड आप कंसिडर करते हैं। अब मेरे पास कितने पॉइंट्स आ गए, 5 आ गए। इन 5 पॉइंट्स को मैं क्या कर लूंगी, ज्वाइन कर लूंगी। जब मैं इन 5 पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, मैं हमेशा ये बात भूल जाती हूँ कि मैं इसको रूलर लाइंस ले लूं। अब क्योंकि मैंने रूलर लाइंस नहीं ली है, तो फर्क क्या आ रहा है कि जाहिर है मैंने इक्वल, बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं आया मेरा, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पॉइंट्स पे पूरे आपका लाइन नहीं आ रही। अगर मैं, मतलब मैं ये लाइंस ले लेती ना, अगर मैं ये ले लेती ना, तो इससे मेरा ग्राफ बिल्कुल पॉइंट्स पे बनता, बिल्कुल कर्व बनता। नेक्स्ट कर्व में मैं मुझे याद नहीं रही ये बात करना, मैं इसको फॉलो कर लेती, ठीक है ना। तो आप इस बात से परेशान नहीं होइएगा कि पॉइंट्स तो ऊपर नीचे हो रहे हैं और लाइन, ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे डिस्टेंस में जो है वो फर्क आ गया, सारे ह्यूमन एरर की वजह से। लेकिन हुआ क्या कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास एक लाइन आई जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोप कर रही है, ठीक है ना। नेगेटिव स्लोप है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब ये अपने पास जो है वो, हाँ अच्छा ये मुझे बताओ कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों आई। नहीं, ये ऐसा ऐसा कभी बन सकता है डिमांड कर। हाँ, कब हो सकता है जब, एक सेकंड कब हो सकता है जब, हाँ नहीं तुम बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन कब हो सकता है जब प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या बन जाए, मतलब डायरेक्ट हो जाए। मैं सिर्फ ये बात देखो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम लोगों को, मैं सिर्फ ग्राफ की थोड़ी वो बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि डाउनवर्ड स्लोप ग्राफ कब आएगा, जब दो वेरिएबल्स हमने प्लॉट किए उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, इनवर्स। अगर प्राइस और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता तो हमारे पास ये अपवर्ड स्लोप लाइन आती, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि इनका आपस में इनवर्स, ये इनवर्सली रिलेटेड है, इस वजह से हमारे पास कौन सी लाइन आ रही है, नेगेटिव लाइन या डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, ठीक है। अब इसको प्रॉपर ड्रॉ करो, मैं चेक करूंगी आप। हाँ शयान ऐसे ही हो रहा है, हाई से कम हो रही है, 5 से 3 4 हुई तो डिमांड 10 से इंक्रीज होकर 20 हो गई। नहीं नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग तो मैंने सिर्फ ग्राफ समझाने के लिए बताया था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आने का क्या मतलब है, ठीक है ना। आपने यही बनाना है, और आप मेरा कोशिश करें मेरा ग्राफ नहीं देखें, आप शेड्यूल देखें, ये देखें और खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करें ना कि ग्राफ खुद से कैसे ड्रॉ करना है। जी जी विकी, मैंने लिखा तो है ग्राफ के आखिर में। स्नेहा, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, अगर आपकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए तो इट मे पॉसिबल कि शायद कोई ऐसी मैक्सिमम प्राइस होगी जिसमें कोई भी उस चीज को डिमांड ना कर सके। यानी ये वाई एक्सिस से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल, कि कोई ऐसी मैक्सिमम प्राइस है जिस पे डिमांड जीरो हो जाए। लेकिन जनरली हम उसको ज्वाइन नहीं करते, लेकिन पॉसिबिलिटी है।
बना लिया आप लोगों ने? चलो मैं चेक करती हूँ आपकी सारी लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करा है, एक्सिस में क्या प्लॉट करा है, कर्व का नाम क्या है, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए। पूरा डिमांड कर भी लिख सकते हो और खाली डी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और हम लोग डिमांड एक शॉर्ट से यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी लिख देना कि डिफरेंस है, ये बात समझ लीजिए। अभी पढ़ेंगे तो अभी फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं। ये डिमांड कर भी ये वाला डिफरेंस नहीं है। जनरली क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में कोई डिफरेंस नहीं है तो हम बोलते हैं, लेकिन हम अभी तक इसका डिफरेंस देखेंगे कि इसका डिफरेंस है और किस तरह और भी समझना होगा, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। अरे कोई मसला नहीं है, डॉटेड लाइन से बनाओगे तो सही बन जाएगा। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने बना लिया प्रॉपर ग्राफ, ये वाली। सही है। ठीक है, तो ये वही सब बातें लिखी हुई है जो अभी हम लोगों ने करी थी और हमारे पास डिमांड कर्व लिखा हुआ है। तो यहाँ आप एक चीज नोट करेंगे क्लास, यहाँ आप लोग नोट करेंगे कि इस डिमांड कर्व पे मैंने एक और वर्ड लिखा हुआ है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसका मतलब क्या है, हमारे पास डिमांड में ना ये कोई इतना कोई, हमारे पास दो तरह के कर्व आ जाते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा मार्केट डिमांड कर्व। चलो मैं आपको इसी पॉइंट पे ही ये बात करवा देती हूँ। इसकी स्लाइड है, मैं स्लाइड ही ओपन कर लेती हूँ। इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं, अगर मैं इस बैग की कितनी, मेरी जो इस बैग की डिमांड है ना वो इंडिविजुअल डिमांड है, यानी एक किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की एक इंडिविजुअल कितनी डिमांड कर रहा है ये कहलाएगी उसकी
इंडिविजुअल डिमांड उस कमोडिटी की, इस कमोडिटी की सारे इंडिविजुअल्स कितनी डिमांड कर रहे हैं, वो इस कमोडिटी की मार्केट डिमांड कहलाएगी, ठीक है ना। यानी कार की अगर टोटल डिमांड निकालूं मैं, तो वो क्या है, कार की मार्केट डिमांड, जो पूरी मार्केट डिमांड कर रही है। मैं उस कार की कितनी डिमांड कर रही हूँ, ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है ना। इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि ये तो थोड़ा मैक्रो से रिलेट कर रहा है। मैक्रो से रिलेट कब करेगा, जब हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ एक कमोडिटी ले रहे हैं, और हम एक ही कमोडिटी को लेकर बात कर रहे हैं कि उस एक कमोडिटी की एक इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, उस कमोडिटी की सारे इंडिविजुअल्स कितनी डिमांड कर रहे हैं, वो उस कमोडिटी की टोटल डिमांड है या मार्केट डिमांड है, ठीक है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये सिर्फ हम अलग अलग से कॉन्सेप्ट समझने के लिए कर लेते हैं कि एक हाउस होल्ड का बिहेवियर है कि वो एक कितनी डिमांड कर रहा है, और जब उसका बिहेवियर सेम है तो बाकी सारे बिहेवियर भी हाउस होल्ड के सेम होंगे। एक एक हाँ, इंडिविजुअल डिमांड में भी कमोडिटी तो एक ही है, पर्टिकुलर कमोडिटी ही है, लेकिन किसी सिर्फ एक इंडिविजुअल, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला ना, कार की डिमांड सिर्फ मैं कार की कितनी डिमांड कर रही हूँ, ये मेरी कार की इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है ना। और सारे जितने भी लोग हैं वो कार की कितनी डिमांड कर रहे हैं, वो उस कार की मार्केट डिमांड कहलाएगी। हाँ हाँ, वो आपकी इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि ये सारा ना सिर्फ ग्राफ्स बनाने के बस ये कॉन्सेप्ट है, बाकी ये कि बात तो उन्होंने भी जैसे बोली कि मार्केट डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड्स ही है, इंडिविजुअल यानी हम इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड करके ही मार्केट डिमांड निकाल लें। क्या हो गया इसे, अब ये जो मैं ग्राफ बना रही हूँ, ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आ गया ना, ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम लोगों को बना के, क्योंकि एक लाइन वहां पे लिखी हुई है जो तुम लोगों ने शायद पढ़ी हो, उस लाइन में लिखा हुआ है कि द मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड, कैसे हम मार्केट डिमांड कर्व हमें कैसे फाइंड होता है, बाय एडिंग अप ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स फॉर एवरी कंज्यूमर इन द मार्केट, ठीक है ना। तो वैसे तो ये बात यहाँ तक तो समझ में आ रही है, जाहिर है सारी इंडिविजुअल्स की डिमांड को हम ऐड करते रहेंगे तो हमारे पास उस चीज की मार्केट डिमांड आ जाएगी, लेकिन और इट इज द हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ ऑल डिमांड कर्व्स का क्या मतलब है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये पर्सन ए की बात हो रही है, पर्सन बी, पर्सन सी, और ये मार्केट डिमांड है, ठीक है। यहाँ पे वही हम प्राइस प्राइस जी अबरार बिल्कुल यही बोल रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए, क्वांटिटी डिमांड ऑफ बी, क्वांटिटी डिमांड ऑफ सी, और ये सबकी डिमांड है ए प्लस बी प्लस सी, सही है। जब प्राइस आपकी 1 थी तो ये इंडिविजुअल जो है वो डिमांड कर रहा था 2 यूनिट्स की, जब प्राइस 1 थी तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर रहा था 3 यूनिट्स की, जब प्राइस 1 थी ये इंडिविजुअल भी 2 यूनिट्स की डिमांड कर रहा था। मैं मार्केट डिमांड कैसे निकालूंगी, मैं हॉरिजॉन्टल समीशन करूंगी। हॉरिजॉन्टल समीशन का मतलब है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या प्लॉट किया हुआ है, क्वांटिटी डिमांड ना, तो हर इंडिविजुअल की, दूसरा मतलब में वही बात कह रहे हैं कि हर इंडिविजुअल की डिमांड को मैंने क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं बोल रही हूँ कि जब प्राइस 1 थी तो ये इंडिविजुअल कितनी डिमांड कर रहा था 2, ये कितनी डिमांड कर रहा था 3, 2 + 3 5, फिर ये कितनी डिमांड कर रहा था 2, 5 + 2 7, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 7, कि जब प्राइस 1 थी तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी थी 7, ये इंडिविजुअल 2 की डिमांड कर रहा था, ये इंडिविजुअल 3 की कर रहा था, ये इंडिविजुअल भी 2 यूनिट्स की डिमांड कर रहा था, टोटल 1 पे कितनी मार्केट डिमांड थी 7।
तो मैं पूरा कर्व भी नहीं बना रही, सिर्फ हॉरिजॉन्टल समीशन का मतलब बताना था मुझे कि हॉरिजॉन्टल समीशन का क्या मतलब था कि आप हॉरिजॉन्टली जो क्वांटिटी डिमांड प्लॉट करी हुई है उनको आप ऐड करते रहेंगे, समीशन करेंगे उनका, तो आपके पास मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। इसी तरह मैं डिफरेंट प्राइसेस पर डिमांड ले सकती हूँ और फिर आखिर में वही ऐड करते हुए मेरे पास पॉइंट्स आ जाएंगे और वही डाउनवर्ड स्लोपिंग करवा जाएगा हमारे पास, ठीक है, जैसे आया था। क्योंकि सारी इंडिविजुअल प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम ही करेंगे ना, ठीक है ना। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। क्या वर्टिकल नहीं होती? वर्टिकल कैसे हो सकती है भाई? मार्केट डिमांड भी तो डाउनवर्ड स्लोप ही बनेगी ना, क्योंकि अगर मैं प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम कर रही हूँ तो आप भी प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम कर रहे हैं, ये भी प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम कर रहे हैं, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या दिखेगा मार्केट डिमांड के? मार्केट डिमांड कम हो रही है जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल्स का तो बिहेवियर ही तो है जिसको हम कंबाइन करके मार्केट डिमांड देख रहे हैं, तो हमें हमारे पास वही डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ही आएगी। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया हमने, उसकी स्टेटमेंट, शेड्यूल, ग्राफ देख लिया, मैं आपसे पूछूं कि लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस क्या है जिनकी बेस पर लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है? क्या अजम्पशन थी? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट सेट्रस पेरेबस। अब आप इसको एक वर्ड में बोल दें सेट्रस पेरेबस, या आप इसके इस तरह से जो है वो इतने सारे पॉइंट्स बना दें। अदर फैक्टर्स कौन कौन से? पॉपुलेशन, इन्होंने लिख दिया पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज, इनकम देयर इज नो चेंज इन इनकम, टेस्ट नो चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड वेदर, यानी इन्होंने हर फैक्टर को अलग अलग से लिख कर लगा दिया, नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज, ठीक है। आप इस तरह इसको डिफरेंट पॉइंट्स में लिखें या सेट्रस पेरेबस लिख दें, एक ही बात है, अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट, तो कोई मसला तो नहीं है इसमें। क्या ऊपर की तरफ जाता है? वो तो अभी प्राइस और डिमांड के रिलेशन में अपवर्ड स्लोप बन ही नहीं सकता ना, वो हम इतने स्लोप पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा हर तरह। अभी तो हम ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे, अभी हम ऐसे भी पढ़ेंगे, ऐसे भी पढ़ेंगे, फिर आएगा ऐसे, ठीक है, फिर आएगा ऐसे, हर तरह का, जिस तरह के मुमकिन कर्व्स है ना आपके पॉसिबल, सारे कर्व्स पढ़ लेंगे आप, तो अभी सब समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। फिर बोलोगे काश नहीं पूछा होता, इतना ही काफी था। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो एक लाइन में हम इसका जवाब दे सकते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो जब भी प्राइस इंक्रीज होगी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज, इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोप बनता है, ठीक है भाई। ये बोलते हैं ये तो आपने हमें बता दिया प्राइस इफेक्ट, ये तो आपने हमें प्राइस इफेक्ट बता दिया कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है। ये इफेक्ट ना दो रीजंस की वजह से पड़ता है। हर दफा प्राइस के बढ़ने से डिमांड का कम होना और प्राइस के कम होने से डिमांड का बढ़ना, ये दो रीजंस की वजह से होता है। एक रीजन को ये नाम देते हैं इनकम इफेक्ट, दूसरे रीजन को ये नाम देते हैं, इनकम इफेक्ट से ये नहीं समझना कि यहाँ पे हम इनकम को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमने अदर फैक्टर्स को तो क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है ना, अदर फैक्टर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे इनकम का मतलब मनी इनकम नहीं है, यहाँ पे इनकम का मतलब है रियल इनकम। अब इसका मतलब जाहिर है समझ लेना, रियल इनकम जो है उसका मतलब है परचेजिंग पावर, लिख लेना अपने पास। रियल इनकम का मतलब है परचेजिंग पावर, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास पहले 100 रुपए थे अब 200 रुपए हो गए,
100 रुपए थे, 100 रुपए ही है, लेकिन क्योंकि प्राइसेस कम हो गई हैं अब मैं उस चीज को ज्यादा परचेज कर सकती हूँ, मेरी रियल इनकम बढ़ गई है। अभी मैं विद एग्जांपल करवाऊंगी इस चीज को, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई प्राइस इफेक्ट के दो जो है वो रीजंस हैं, एक इनकम इफेक्ट, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल मेरी इनकम है 100 रुपए और प्राइस ऑफ पेन है 10 रुपीज। मैं कितने पेन परचेज कर सकती हूँ? ठीक है, मेरी इनकम वही 100 रुपए, यानी मनी इनकम तो चेंज नहीं हुई ना, लेकिन पेन की प्राइस इंक्रीज होके हो गई 12। कितने परचेज कर सकती हूँ? 8 आई थिंक, है ना। तो इनकम तो हमारी सेम रही, लेकिन क्योंकि प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज हो गई है तो मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई? कम हो गई, जिसकी वजह से मैंने इस पेन को अब क्या किया? कम परचेज करा। ये जो रियल इनकम के चेंज होने से, परचेजिंग पावर के चेंज होने से जो आप डिमांड को चेंज करते हैं, ये कहलाता है आपका इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस राइज या इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज। वो डिक्रीज का केस भी कर सकते हैं हम अभी, इसी तरह इंक्रीज का केस भी कर सकते हैं। तो एक तो जब भी प्राइस इंक्रीज होती है, तो जब भी हम डिमांड डिक्रीज करते हैं, उसकी एक रीजन तो ये होती है कि हमें हमारी परचेजिंग पावर चेंज हो रही होती है। दूसरी रीजन क्या होती है? मैं यही सेम एग्जांपल रख रही हूँ। दो पेन है, एक डॉलर का, दूसरा ठीक है ना। अब मैं कौन से इफेक्ट की बात करने वाली हूँ, शायद तुम लोग समझ गए होगे। मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करने जा रही हूँ। यानी अगर डॉलर पेन की प्राइस इंक्रीज होती है तो पियानो की डिमांड क्या हो जाएगी? एक सेकंड, एक सेकंड, इस तरह नहीं समझो, उसको प्रॉपर लिख लेते हैं अपने पास यहाँ पे ना। अगर ये कम हो जाएगी, क्यों कम होगी? क्योंकि अब लोग पियानो ज्यादा लेंगे, ठीक है ना। तो एक रीजन डिमांड कम होने का क्या हुआ कि मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई, मैं अपने आप को पुअर फील कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई है, अब मैं उस चीज की कम यूनिट बाय कर सकती हूँ। दूसरी रीजन उस चीज की डिमांड कम करने की ये है कि अब जो है, जब जैसे उसकी प्राइस बढ़ी, मैंने सब स्विच कर दिया दूसरी प्रोडक्ट पर, मैं उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ चली गई, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो वही प्राइस इफेक्ट ही है, लेकिन उन्होंने उसको जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक को उन्होंने नाम दे दिया इनकम इफेक्ट, दूसरे को नाम दे दिया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर कंफ्यूजन है तो इसी पॉइंट पे रोको भाई, चैप्टर 2 में जितना रोकना है रोको मुझे। नहीं, चैप्टर 2 बेस है, चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, इस वजह से बोलती हूँ। इनकम इफेक्ट, हाँ, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप। इन्होंने बोला कि हुआ, बोला ये सिर्फ कि पेन की अगर प्राइस हम इंक्रीज कर रहे हैं तो पेन की डिमांड जो कम हो रही है ना, ये बस दो रीजंस की वजह से हो रही है। एक, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने डिमांड कर दी है। दूसरा, इट माइट पॉसिबल बहुत सारे लोगों ने स्विच कर दिया और दूसरे पे दूसरा पेन ले लिया, इस वजह से उसकी डिमांड कम हो गई है। ठीक है, तो बस उन्होंने दो रीजंस बता दिए आपको। क्या वो बहुत बातें नहीं हो रही? अबरार, सिर्फ उन्होंने जो है वो डिमांड का इम्पैक्ट ही दिखाया है प्राइस पर। एक उन्होंने दिखाया कि परचेजिंग पावर के चेंज होने की वजह से डिमांड कम हो गई है। दूसरा उन्होंने बताया कि क्योंकि वो दूसरी प्रोडक्ट डिमांड करने लग गए जो उसका ऑल्टरनेट था, ठीक है, ऑल्टरनेट रिलेटिवली क्या हो गया? अब चीपर हो गया है। जब डॉलर पेन की प्राइस इंक्रीज हो गई तो अब पियानो पेन रिलेटिवली क्या हो गया है? चीपर हो गया। इस वजह से डॉलर पेन की उन्होंने डिमांड कम कर दी, पियानो की ज्यादा कर दी।
तो रिलेशन वही आ रहा है हमारे पास, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, लेकिन उन्होंने उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ये सबको समझ में आ गया था, ये हमने समझ लिया है। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का। एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखो ज्यादातर आप लॉ में ये पढ़ोगे कि लॉ ऑफ डिमांड है तो वो रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, लेकिन कुछ अजम्पशंस पे बेस करता है ना। अगर वो अजम्पशंस जो है वो वैलिड नहीं होती, अगर वो चेंज हो जाती है, तो लॉ ऑफ डिमांड तो फिर फेल हो जाएगा, फिर वो रिलेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, और वो एक्सेप्शंस हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल ली, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। भाई जो हमारी, जैसे मैं कल बात कर रही थी आप ही लोगों से कि अगर जो है मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो मैं एक रोटी के बजाय दो रोटियां नहीं खाऊंगी। जो मेरी बेसिक जरूरियात है वो तो सेम ही रहती है, चाहे उन चीजों की प्राइस बढ़ जाए, मैं बाकी चीजों की डिमांड तो कट कर दूंगी लेकिन बेसिक चीजों की डिमांड नहीं कम करूंगी। बिल्कुल इसी तरह प्राइस कम हो जाए तो मैं ज्यादा नहीं खाने लग जाऊंगी। तो जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है ना, उनका लॉ ऑफ डिमांड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, यानी उनकी डिमांड प्राइस पे डिपेंड नहीं करती। प्राइस जो भी हो, हमें जो जितनी वो चीज चाहिए हम उतनी ही लेंगे उससे। सही है। दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दी, यूज एज कन्फर डिस्टिंक्शन। ये कह रहे हैं हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है, ये कुछ लोग हैं, खासतौर पे हमारे जो एक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये उन पे ज्यादा अप्लाई होता है। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अलग दिखाने के लिए, अपनी क्लास दिखाने के लिए उन चीजों को लेते हैं जो सबसे ज्यादा महंगी होती है। ये सस्ती चीज कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी क्लास दिखानी होती है, इन्हें दिखाना होता है कार भी होगी तो डिफरेंट, हर चीज महंगी एक्सपेंसिव। ठीक है ना, तो जाहिर है ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई हो रहा है, कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए, उन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा जिसकी प्राइस होगी उसी चीज को लेंगे। ठीक है ना, ये उसी चीज को प्रेफर करेंगे, उनकी साइकी होती है। सही है। फिर अभी मैंने इनकम की एग्जांपल दी थी तुम लोगों को, कि अगर प्राइसेस के बढ़ने के साथ साथ इनकम भी बढ़ जाए तो हो सकता है कि हम उसको हाई प्राइस पे भी बाय करने के काबिल हो। ठीक है ना, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर में आ जाए वो चीज। वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर इनकम भी चेंज हो जाए प्राइस के चेंज होने से, तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा फिर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा उस केस में। ठीक है ना। जब फिर ये बात क्या कर रहे हैं, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। किसी एक शॉप पे जा रहे हो और हमेशा जो है ना वो सोप में लक्स ही लेते हो। ठीक है, अब थोड़े बहुत नाम तो सुने हुए हैं, लक्स है, पामोलिव है, सेफगार्ड है, डेटॉल है, दो तीन है। सबकी सबकी प्राइस, अब मैं पूछूं जरा लक्स की प्राइस बताओ, पामोलिव की प्राइस बताओ, सबकी प्राइस याद है? नहीं याद है। ठीक है ना, तो कंज्यूमर के पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं होती, कभी भी उसको नहीं पता होता कि इस चीज के कितने सब्सिट्यूट है, अगर ये महंगा हो गया है तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। और ना वो बॉदर करता है कि यार अब इस शॉप से मैं दूसरी शॉप पे जाऊं सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए। सही है ना। तो अक्सर सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से वो हाई प्राइस पे भी चीजें ले लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता, उसकी इग्नोरेंस की वजह से वो हाई प्राइस पे भी डिमांड कर देता है। ये जाहिर है आप अक्सर होता है हमारे पास साथ ऐसा। ठीक है, पढ़ेंगे ना तो आपको वही सब बातें लिखी हुई है जो मैं बोल रही हूँ। हाँ, कुछ कह रहे थे? फिर अनसर्टेन कंडीशंस। देखो बिल्कुल, कोविड कोविड की सिचुएशन में मास्क की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी, ऑल्दो कि उसकी प्राइसेस अल्लाह माफ करे कहाँ चली गई थी, फिर भी लोग डिमांड करते हैं। अनसर्टेन कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, कोई शॉर्टेज हो गई, कोई वॉर की सिचुएशन हो गई, इस तरह की सिचुएशन, इसमें जो है ना लॉ ऑफ डिमांड कभी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि लोग जो है ना वो जिस चीज की शॉर्टेज देख रहे होते हैं, यहाँ शॉर्टेज है, ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको हाई प्राइस पे भी परचेज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये एक अनसर्टेन कंडीशंस में भी आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे इन्होंने, जैसे होता है ना कि अगर आपको पता चले कि भाई पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होने वाली है कल से, तो आज सबके सब पेट्रोल भरवाने पहुंच जाएंगे ना। तो ये वही है कि अभी चाहे प्राइसेस ज्यादा ही क्यों ना चल रही हो, अभी हाई प्राइस से परचेज करने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि पता है फ्यूचर में और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो ये वही
आपकी एक्सेप्शन में ही आएगा लॉ ऑफ डिमांड की। एक प्रोडक्ट और है। अब स्टडी टेक्स्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर के अंदर तो नहीं लिखी हुई, लेकिन जब आप चैप्टर के आखिर में स्टिकी नोट्स पढ़ेंगे ना, स्टिकी नोट्स दिए हुए अगर आपने देखे हो चैप्टर के एंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस लिखी हुई है, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस, ठीक है ना, उनको देखिएगा। उसमें इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। समझाया हुआ क्या है, जिक्र किया हुआ है गिफन गुड, ठीक है ना। गिफिन गुड पहली दफा नाम सुना होगा मुझे पता है, ये किसी कमोडिटी का नाम नहीं है। ये जो इंग्लिश है ना, ये यही करते हैं, जो जो थ्योरी देता है ना, उस थ्योरी का नाम उसी बंदे पे रख देता है, ठीक है ना, तो वो हमेशा फिर उस बंदे का नाम याद रहता है सबको। तो गिफन जो है ना, ये बेसिकली एक बंदे का नाम था, रॉबर्ट गिफन, ठीक है। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उन्होंने नाम ही उन्हीं के नाम पे रख दिया गिफन गुड, ठीक है ना। अब बात ये है कि अगेन हर किसी पे अप्लाई नहीं होता, ये उन लोगों पे अप्लाई होता है जो बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत ज्यादा गरीब हो, ठीक है ना। अब अगर आप गरीब, एक गरीब को देखें, उसका मेन मकसद ना पेट भरना है, उसका मकसद ना मजे नहीं करना कि मैं जरा ये भी ले लूं, आज दिल नहीं करा तो बर्गर मंगवा लेते हैं, ठीक है। ये लग्जरीज अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिली हुई है, शुक्र अदा करना चाहिए इसके लिए। वो क्या करते हैं, वो उस चीज को देखते हैं यार सबसे सस्ती चीज कौन सी है जिससे बस पेट भर सकता है, ठीक है ना। मेन मकसद तो सर्वाइवल है उनके लिए। तो इन्होंने ना बिहेवियर बताया था, इन्होंने तो बेसिकली जो उस चीज को लिया था वो ब्रेड थी, क्योंकि जाहिर है एशियन और बाहर के लोगों का जो एक खाने पीने का जो एक बिहेवियर है वो जाहिर डिफरेंट है, ठीक है ना। हम चावल रोटी वगैरह खाते हैं, वो ये चावल रोटी को प्रेफर नहीं करते, वो ब्रेड वगैरह, उनके बर्गर्स वगैरह ज्यादा प्रेफर किया जाता है, वो उनके बहुत सस्ता मिल रहा होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने ब्रेड और मीट की एग्जाम्पल ली थी, मैं ब्रेड और मीट की नहीं ले रही, क्योंकि उससे हम लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम खाते नहीं है ब्रेड को, हम नॉर्मली जो है चावल रोटी खाते हैं। तो मैं राइस की ले रही हूँ, सबसे लो क्वालिटी का, सबसे सस्ता चावल, जिससे सस्ता चावल कोई नहीं है, सबसे लो क्वालिटी, ठीक है ना। हाँ, टोटा जो होता है। और दूसरी एग्जाम्पल ले रही हूँ, वो भी अब ऐसा चल के अब तो गरीब मर ही जाए, वो जिंदा रहने का हक नहीं है ना उसे अब। तो मैं दो चीजें ले रही हूँ, राइस जो इंतहाई लो क्वालिटी का है, दूसरा क्या है, गोश्त। अब बताओ कि मीट ना, मीट मीट गोश्त, अब एक अगर गरीब है, वो महीने में 30 दिन है, वो उस 30 दिनों में मुश्किल से 1 से 2 दिन गोश्त अफोर्ड कर पाएगा, वो भी बड़ी मुश्किल से, ठीक है ना। ज्यादातर वो बाकी सारे दिन पेट भरने के लिए क्या खा रहा होगा, राइस ही खा रहा होगा, ठीक है ना। अब ऐसी सिचुएशन में क्या ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं? इनकी सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनकी प्राइसेस में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है ना, तो इनको सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने ऐसी दो चीजों की एग्जांपल लेकर ये बात समझाई थी कि इस सिचुएशन में अगर ये जो इंफीरियर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है, अगर इसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है, क्या करेगा, बोलेगा अब एक दिन राइस कम करके मैं मीट की कंजम्पशन बढ़ा देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि 1 किलो राइस की कंजम्पशन अगर कम करे तो उसको इतने पैसे मिल जाए कि वो 1 किलो मीट ले सके? पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। भाई वो इंतहाई सस्ती चीज ले रहे हैं हम, और वो बहुत महंगी चीज है। तो अब आप सोचें, वो गरीब है, पेट तो भरना है, क्या करेगा? राइस और मीट में से मीट नहीं ले सकता वो, तो मजबूरन वो राइस की कंजम्पशन बढ़ा देगा, मीट की मजीद कम करके बोलेगा भाई 2 दिन अगर गोश्त खा रहा था, अब 2 दिन भी नहीं खा सकता, अब एक ही दिन गोश्त खाऊंगा, बाकी दिन चावल ही खाने पड़ेंगे मुझे। सही है ना? तो बात समझ में आ रही है? प्राइस जिसकी बढ़ी उसने उसी की डिमांड बढ़ा दी, जिस इंफीरियर गुड की प्राइस बढ़ी उसने उसी की डिमांड बढ़ा दी, क्योंकि वो उसको दूसरे से सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहा, वो एक सुपीरियर प्रोडक्ट है उसके लिए। सही है? तो ये जाहिर है हर किसी पे अप्लाई नहीं होता, ये बहुत ज्यादा पुअर हाउस होल्ड जो है उन पर अप्लाई होता है। और ये कहलाता है आपका पैराडॉक्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो लॉ ऑफ डिमांड के को करती है ना, उसके अपोजिट जाती है। कॉन्ट्राडिक्टरी मींस के यानी उसके अपोजिट है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। गिवन गुड में ये रिलेशन क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। हाँ, प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रही है ना उस चीज की,
ये रिलेशन पॉजिटिव बन गया, यानी ये लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा। अब देखो तुम लोग अगर स्टडी टेक्स्ट देखो, कौन सी वाली बात? अच्छा मैं बताती हूँ। ये अभी पढ़ते हुए अंदाजा नहीं होगा, जब इसके एमसीक्यूज आएंगे तो पता चलेगा अच्छा इसमें से ये एमसीक्यूज भी निकल सकते थे। खाली चैप्टर 2 के एमसीक्यूज करने के बाद ही स्टूडेंट्स का ये ओपिनियन था कि ये मैथ से ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आपके कॉन्सेप्ट। अच्छा मैं बेसिकली स्टिकी नोट्स दिखाना चाह रही थी आपको। ये स्टिकी नोट्स हैं आपके, ठीक है, ये चैप्टर 2 के हर चैप्टर के आखिर में दिए हुए। तो यहाँ पे आप देखिए तो इन्होंने डिमांड की डेफिनेशन, हॉरिजॉन्टल समीशन वाली बात लिखी हुई है इन्होंने। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको तो लाजमी आपने पढ़ना है। सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड किसे कहते हैं, डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल का डिफरेंस बताया हुआ है कि इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। डिमांड शेड्यूल जो है टेबल है, डिमांड कर्व जो है वो रिलेशनशिप बता रहा है ऑन ग्राफ, ठीक है। फिर ये सप्लाई के बारे में, सप्लाई भी पढ़ा नहीं है हमने। फिर ये आ जाते हैं गिफन पैराडॉक्स पे, ठीक है ना। ये देखिए आप लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये स्टडी टेक्स्ट में नहीं दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ क्योंकि था इस वजह से मैंने डिस्कस कर लिया पहले ही। क्या कह रहे हैं, गिवन पैराडॉक्स इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, लिमिटेशन है लॉ ऑफ डिमांड की। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफन हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट इन 19th century. He found that when price of bread fall, its demand also decreases. यानी वो पॉजिटिव रिलेशनशिप भी इन्होंने बताया, ठीक है। अब आपको क्या पैराडॉक्स वाली बात समझ में आई, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट वाली बात समझ में? अच्छा। तो मैंने अभी यही तो समझाया आप लोगों को, मैं अभी यही तो समझा रही थी कि जब राइस की प्राइस इंक्रीज हुई तो उसने राइस की डिमांड भी क्या कर दी। ये यही तो बोला मैंने कि जब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप निकल के आ गया ना। डायरेक्ट लॉ ऑफ डिमांड तो इनवर्स रिलेशन बताता है ना, तो ये डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं बताता। तो यानी एक्सेप्शनल केस हो गया ना लॉ ऑफ डिमांड का, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा। इसी सर्टेन कंडीशंस में ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये उन्होंने सारे एक जगह पे एक्सेप्शनल केसेस लिखे हुए कि यहाँ इस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, ठीक है। उनमें एक आपका गिवन पैराडॉक्स भी है। पैराडॉक्स का मतलब ही यही है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी जाती हो, ठीक है ना, उसके अपोज में हो। अभी तक कोई बर्डन तो नहीं फील हो रहा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं लग रहा कि बहुत पता नहीं क्या बात। चलो ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और कर लें। अच्छा, जिसने पढ़ा हुआ है उसको तो बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा होगा। अब यार बस एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा है जो क्योंकि स्टिकी नोट्स में है तो इस वजह से करवा रही हूँ। उन्होंने टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस बताया हुआ था। हाँ, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव डिमांड, ठीक है। इसको अभी मैं लिखवा भी देती हूँ, मैंने किसी टैब में लिखा हुआ भी होगा, मैं डायरेक्ट वहीं से दिखा देती हूँ। मैं इतना बड़ा लिखूंगी उसमें टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। एक सेकेंड, अल्लाह करे कि मुझे मिल जाए। चलो बहुत अच्छी किस्मत थी। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं लिखने का टाइम दे दूंगी आप लोगों को, सही है ना। या पिक्चर ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, जैसा भी है। मेन चीज है कॉन्सेप्ट का समझ में आना, ठीक है। डायरेक्ट डिमांड की क्या डेफिनेशन है, कह रहे हैं कि डायरेक्ट डिमांड रेफर्स to the demand of products which are directly consumed by people. This demand comes from the consumer side. For example, demand for furniture, clothes, food and house, etc. are example of direct demand.
कोई भी ऐसी चीज जिसकी कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं और उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। डायरेक्टली कंज्यूम करने का क्या मतलब है कि मैं उससे फर्दर कोई चीज नहीं बना रही, ठीक है ना, मैं उससे कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही, मैं उसको डायरेक्टली कंज्यूम अगर कर रही हूँ, ये मेरी डायरेक्ट डिमांड है, ठीक है ना। डिराइव डिमांड से डायरेक्ट डिमांड का डिफरेंस ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। डायरेक्टली आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जो फूड लिया, खा लिया, क्लोथ लिए, पहन लिए, फर्नीचर लिया। हाँ, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना जिनपे फर्दर प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, वो अभी बात आ जाएगी। देखो डिराइव का मतलब ये क्या है, डिराइव का मतलब जैसे एक चीज की दूसरी चीज से डिराइव हुई होती है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना दूध से दही बनता है, तो दही डिराइव हुआ है ना दूध से। एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ आसान करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह डिराइव डिमांड किसी और चीज की डिमांड से डिराइव हुई भी होगी। मुझे ये बताओ कि अगर फर्नीचर की डिमांड इंक्रीज होती है, यानी कंज्यूमर फर्नीचर की डिमांड इंक्रीज करते हैं, तो किस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी? वुड की डिमांड। वुड की डिमांड डिराइव हुई भी है फर्नीचर की डिमांड से, ऐसा ही है ना। जैसे ही मार्केट में कंज्यूमर्स ने बोला अब हमें फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। फर्नीचर जिन जिन चीजों से बनता है उन रॉ मटेरियल्स की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो उन सब रॉ मटेरियल्स की डिमांड डिराइव हुई भी है एक फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड से ना, जो कि फर्नीचर है। अब दूसरी एग्जांपल कार। कार भी डायरेक्ट डिमांड है। अगर मार्केट में कार की डिमांड बढ़ जाती है तो स्टील, रबर, जितनी भी चीजें हैं जिनसे कार बनती है उन सब चीजों की डिमांड क्या हो जाएगी? मार्केट में बढ़ जाएगी। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, अब इनकी डिमांड करता कौन है? प्रोड्यूसर या कंज्यूमर? रॉ मटेरियल की डिमांड कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा, ठीक है ना। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं। When a commodity is demanded to produce another product, अब ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं हो रही, ये इनके थ्रू आप कोई और चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। Such demand is called derived demand. This demand comes from the producer side to carry out production. ठीक है, ये प्रोडक्शन के लिए डिमांड कर रहे होते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है एक ही लाइन में, उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल नहीं लिखी, लिखा डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में तो सब आ जाता है ना भाई। किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड भी तो बढ़ेगी ना, मशीन कैपिटल की डिमांड भी बढ़ेगी आपकी, ठीक है, लैंड की डिमांड भी बढ़ेगी, तो आपके रेंट भी तो बढ़ जाते हैं ना। अगर किसी खास एरिया में लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खोलना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो वहां पे लैंड की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इसकी वजह से रेंट बढ़ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो उन्होंने अलग अलग मशीन, वुड, ये सब नहीं लिखा, उन्होंने एक ही सेंटेंस में क्या लिख दिया? डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिराइव डिमांड, क्योंकि ये डिराइव होते हैं फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड से, ठीक है ना। किसी भी फाइनल प्रोडक्ट की हाउसेस की डिमांड बढ़ जाए तो आपके जितने भी सीमेंट, ये सब चीजें हैं, लेबर जो उस हाउस को बनाएंगे, उन सब की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उन सब की डिमांड डिराइव हुई भी है हाउस की डिमांड, ठीक है ना। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका डायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड का, क्लियर हो गया। इसको अब आप, हाँ हाँ बिल्कुल जाहिर है, उस एक की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है प्रोड्यूसर उस चीज को बनाने के लिए उसके रॉ मटेरियल्स की डिमांड भी बढ़ा देंगे। रिपीट कर दूं, किसी एग्जांपल लूं और मैं,